मित्रों, इस वक्त देश में राणा सांगा जी के ऊपर हुए विवादित टिप्पणी को लेकर मामला बहुत गर्म है। स्कूल टाइम में इतिहास पढ़ते समय बच्चे सो जाया करते थे। सन, तारीख, अकबर, बाबर, महाराणा प्रताप, अशोक द ग्रेट, तमाम बातें। परंतु आजकल इतिहास को लेकर भारत जाग उठा है। इसी भारत के राज्यसभा में एक बयान आया और बयान दिया समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने। रामजी लाल सुमन ने कहा, भारत में बाबर को कौन लाया? राणा सांगा लाए। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। और इसी बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। अब इस बयान को लेकर क्षत्रिय समाज के सभी संगठन भारी विरोध कर रहे हैं और उग्र एवं क्रोधित हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय वीर का अपमान है। और तो और समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बयान का समर्थन कर रही है और कह रही है कि हमारे सांसद ने तथ्य बोला है, गलत क्या बोला है। जब बात तथ्यों की आ गई तो आइए इसको खंगालते हैं और इतिहास के अलग अलग पहलू इस पर क्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। क्योंकि बिना जानकारी एकत्र किए किसी से वाद विवाद करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होता है। तो आइए अभी तक मैंने जितनी भी जानकारी एकत्र की है आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सवाल यही है कि क्या राणा सांगा जी ने बाबर को भारत बुलाया था? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ओल्ड एनसीईआरटी के 11वें क्लास की किताब है मेडिवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा, जिसमें इसका जिक्र मिलता है। मेडिवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा के चैप्टर स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया के पेज नंबर 127 पर लिखा गया है, दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत बुलाया था। उसने उस दौरान दिल्ली पर शासन कर रहे इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को बुलाया था। शायद इस दौरान राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ शायद शब्द का जिक्र किया गया है। अब बात करें न्यू एनसीईआरटी की, तो इसमें इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। आइए अब आपको एक इतिहासकार का तथ्य बताते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप और राजस्थान के इतिहास की काफी अच्छी स्टडी की है। इस विषय पर गहन अध्ययन करने वाले इतिहासकार प्रोफेसर चंद्रशेखर से जब यह पूछा गया क्या महाराणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था, तो वो बताते हैं, आत्मकथा कभी भी कोई प्राइमरी सोर्स नहीं रहा है, उसे प्राइमरी सोर्स के लिए नहीं लिखा जाता। समकालीन इतिहास में बाबरनामा के अलावा किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में कोई जिक्र नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। मेडिवल हिस्ट्री में मोहम्मद कासिम द्वारा लिखी गई तारीखे फरिश्ता किताब हमें मिलती है, उसमें भी इस तरीके का कोई भी रेफरेंस नहीं है। हुमायूं नामा, अबुल फजल की अकबरनामा, यहाँ तक कि हुमायूं के भाई मिर्जा हैदर की लिखी किताब में भी इसका कोई भी वर्णन नहीं है। हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। इसमें बाबर की पूरी गाथा है और उनके यात्राओं और युद्धों का पूर्ण वर्णन है, मगर इसमें भी राणा सांगा के प्रस्ताव का कोई भी जिक्र नहीं है। मेवाड़ की सारी पांडुलिपि मौजूद है, जिसमें लिखा है कि बाबर ने मेवाड़ को खुद प्रस्ताव दिया था और मेवाड़ से सहायता मांगी थी। बाबर ने अपना दूत मेवाड़ भेजा था। बाबर के प्रस्ताव पर मेवाड़ में राणा सांगा ने युद्ध परिषद की बैठक बुलाई। पांडुलिपि में यह भी दर्ज है कि मेवाड़ की युद्ध परिषद में कहा गया कि सांप को दूध पिलाना बेकार है। असलियत में प्रस्ताव तो बाबर की तरफ से राणा सांगा को दिया गया था। राणा सांगा की बाबर से कोई वार्तालाप कभी नहीं हुई। एक तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि बाबर ने प्रस्ताव राणा सांगा जी को दिया था, ना कि राणा सांगा ने बाबर को दिया था। ऐसा मेवाड़ की पांडुलिपियों में दर्ज है। केवल बाबर द्वारा लिखी गई बाबरनामा में यही जिक्र है कि कहीं न कहीं बाबर को महाराणा सांगा ने बुलाया था। और बाबर को भारत बुलाने पर प्रोफेसर चंद्रशेखर तर्क देते हैं, जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खुद इतनी बार हराया था, उसको हराने के लिए वो बाबर की सहायता क्यों मांगेंगे? लोदी को राणा सांगा ने कई बार हराया था। वह आगे कहते हैं कि यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बाबर उस समय ऐसी कोई बड़ी ताकत नहीं था जिससे मदद मांगी जाए। उसके पास ना कोई बड़ा साम्राज्य था, जबकि राणा सांगा बड़े साम्राज्य के शासक थे। अब बाबरनामा में लिखी गई चीजें सही हैं या गलत, इस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर अपना तर्क देते हैं। वो कहते हैं, बाबरनामा में एक तरफ बाबर भारतीयों को लेकर काफी कुछ उल्टा सीधा लिखता है, तो दूसरी तरफ वह यह भी लिखता है कि उसके दुखों का अंत भारत में ही होगा। वह भारतीयों को गंदा कहता है, जबकि उस समय यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य मौजूद थे। बाबरनामा में कई विरोधाभास हैं। बाबरनामा में लिखा है कि बाबर को जब राणा सांगा से सहायता प्राप्त नहीं हुई तो उसने राणा सांगा को काफिर तक बोला। बाबर ने 5 बार हमला किया, जिसमें 4 बार उसे हार मिली, 5वें में वह विजयी हुआ। तथ्य तो यह है कि बाबर को मदद की दरकार थी, प्रस्ताव उसकी तरफ से भेजे गए थे। बाबर ने अपना दूत खुद मेवाड़ भेजा था। कोई भी अपनी आत्मकथा में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसे प्रमाणित समकालीन इतिहास करता है। हमारे पास कई प्रमाणित समकालीन इतिहास के दस्तावेज हैं, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जो इतिहास में इतना बड़ा फाल्स नैरेटिव चल रहा है, इस पर थोड़ी सी और गहन चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि बाबर ने अपनी खुद की एक आत्मकथा लिखी थी, खुद की एक किताब लिखी थी। बाबर की उस किताब का नाम था तुजुके बाबरी, जो चगतई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अकबर के समय में उनके नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा इसका ट्रांसलेशन पर्शियन भाषा में किया गया था और इसका नाम रखा गया था बाबरनामा।
अंग्रेजों के समय पर A.S. बेबरीज ने इस बाबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जिसके पेज नंबर 529 और 561 पर यह जिक्र है कि राणा सांगा सीक्ड एडवाइस, मतलब राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर से सलाह मांगी थी, उसे भारत आमंत्रित किया था। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस किताब के अलावा इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बाकी आपको बता दें कि राणा सांगा जी ने 1517 में खटोली के युद्ध में और 1518 में बाड़ी के युद्ध में, जिसे ढोलपुर का भी युद्ध कहते हैं, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। अब आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति अपने दुश्मन को खुद हरा चुका है, वो किसी तीसरे को क्यों मदद मांगेगा उसे हराने के लिए। अब मैं आपको कुछ और सोर्सेज बता रहा हूँ जिसमें यह जिक्र है कि बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी थी। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि राजस्थान के पांडुलिपि में इसका जिक्र है, और तो और प्रोफेसर चंद्रशेखर का भी यही जिक्र है, लेकिन मैं आपको कुछ और सोर्सेज का रेफरेंस देना चाहता हूँ। ये 3 पुस्तकें हैं। पहली हर विलास, दूसरी राज प्रशस्ति जिसे लिखा है पंडित रणछोड़ भट्ट ने, और इनकी एक और किताब है अमर काव्य वंशावली, और एक प्रतिष्ठित किताब है राजस्थान का इतिहास जिसे लिखा है पंडित गोपीनाथ शर्मा जी ने। तो हर विलास के पेज नंबर 82-83, अमर काव्य वंशावली के पेज नंबर 29-30 और वेल नोन हिस्टोरियन पंडित गोपीनाथ शर्मा के राजस्थान के इतिहास के पेज नंबर 214 पर यह जिक्र है कि बाबर ने सिलही तंवर से रिक्वेस्ट किया था, जो राणा सांगा के रिश्तेदार थे। बाबर ने यहाँ रिक्वेस्ट की थी कि राणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध के लिए, जहाँ राणा सांगा ने मना कर दिया था, और इसका जिक्र हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो अगर हम इन सारे सोर्सेस को गलत मान रहे हैं तो हम अकेले एक बाबरनामा को सही नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास कंपैरेटिव एनालिसिस का विषय है और हम एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते और किसी को गलत या सही नहीं ठहरा सकते। एक तर्क और उठता है कि अगर इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हरा दिया था तो दिल्ली पर अधिकार क्यों नहीं किए, तो ये हमें खुद समझना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फिलहाल मैं जौनपुर का हूँ, मैं जौनपुर का शासक हूँ। कल को मैं पाकिस्तान को जीत लूँ तो मैं वहाँ रहने थोड़ी न चला जाऊँगा। आज भी जौनपुर मेरे लिए उतना ही प्रिय रहेगा। और पहले भारत थोड़ी न था, मेवाड़ अलग देश था, दिल्ली अलग सल्तनत थी। अगर राणा सांगा चित्तौड़गढ़ के थे तो एनालिसिस तो यही कहता है कि दिल्ली को जीतने के बाद भी राणा सांगा अपने चित्तौड़गढ़ को ही महत्वपूर्ण शहर बनाना चाहते थे। किसी भी सल्तनत को हराने के बाद उसकी राजधानी में इंसान थोड़ी न चला जाता है। शासन तो अपने राजधानी में रहकर करता है और अपनी ही राजधानी को महत्वपूर्ण केंद्र बनाना चाहता है। अंत में बात यही है कि इतिहास कंपैरेटिव एनालिसिस का विषय है, हम किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फिलहाल ये तो इतिहासकार की बातें थी, किताबों की बातें थी, हमने आपको बताई। तो कुल मिला जुलाकर अलग किताबों में और इतिहासकारों में इस विषय को लेकर गहरा मतभेद है, और मतभेद इस समय देश में भी है। किताबों का मतभेद, इतिहासकारों का मतभेद, ये सब तो अलग बात है। अब मेरा भी व्यक्तिगत तर्क है जो आप सुन लीजिए। ये जो परंपरा देश में चली आ रही है हमारे सूरवीरों को बदनाम करने की, उन पर कीचड़ उछालने की, क्या यही लोकतंत्र की आड़ है? क्या आप इतिहास के एक सोर्स को कोट करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे सूरवीर का अपमान कर देंगे? कि 80 घाव लगे थे तन पर फिर भी व्यथा नहीं थी मन में? आप उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जिसने इतिहास में इतना बड़ा नाम कमाया, सैकड़ों युद्ध लड़े इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। आप उसे गद्दार कह रहे हैं। और तो और इतना सब होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होगी तो यह क्षत्रिय समाज अपने वीरों के सम्मान के लिए चुप कैसे बैठा रहेगा? मैं इस देश के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से दरखास्त करता हूं कि आपका विरोध एक दूसरे से हो सकता है, आपका विरोध एक पार्टी से दूसरे पार्टी के लिए हो सकता है, तो आपको जो बोलना हो एक दूसरे को बोलिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना उछालिए, परंतु आप अपने लाभ के लिए हमारे सूरवीरों का अपमान ना करिए, उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां ना सेकिए। आप हमारे किसी भी सूरवीर पर किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी करने का दुस्साहस ना करिए, क्योंकि यह सब हिंसा का कारण है जिसका अंजाम आप स्वयं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय राजपूताना।